हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 004 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास में अनुसंधान पद्धतियां के चैप्टर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को एक एक करके बताऊंगा। हालांकि इससे पहले मैं MRD 004 के चैप्टर 1 के दो पार्ट बना चुका हूं। चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देखें। आज मैं चैप्टर 2 बताने जा रहा हूं। चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास में अनुसंधान पद्धतियां। यह चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को मैं बताऊंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य छानबीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा अनुभवजन्य छानबीन अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे कि अनुभवजन्य छानबीन क्या है, अनुभवजन्य छानबीन वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है और इसमें कौन कौन से पॉइंट है, जैसे अवधारणाएं, निरपेक्षता, प्रामाणिकता और पूर्वानुमान लगाना। तो चलिए एक एक करके सभी बिंदु को जानते हैं। तो अनुभवजन्य वैज्ञानिक अनुसंधान चीजों को देखने के लिए, किसी भी चीज को अगर हम परखते हैं, जानते हैं, उसको जानने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अगर हम दूसरी भाषा में समझे तो अनुभवजन्य वैज्ञानिक अनुसंधान एक छानबीन है। मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका सुपरविजन जो करते हैं वही क्या है, एक छानबीन है। तो अनुभवजन्य वैज्ञानिक अनुसंधान चीजों को देखने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह अनुभवजन्य संसार से संपर्क करने का एक विचार भी हो सकता है। विज्ञान में सिद्धांत तथा तथ्य दोनों को शामिल किया गया है और दोनों को शामिल करने का अर्थ है कि किसी भी सुपरविजन को, किसी भी अनुसंधान को, किसी भी छानबीन को सत्यापित करना और सत्यापित करने योग्य क्या करना, उसे पर्यवेक्षण करना होता है। हम तो किसी छानबीन को कर रहे हैं, अगर किसी सुपरविजन को कर रहे हैं, किसी अनुसंधान को कर रहे हैं, तो अनुसंधान को करने के उपरांत क्या होना चाहिए, हमारे पास संसाधन होना चाहिए, हमारे पास ऑथेंटिक फैक्ट होना चाहिए और उसका एविडेंस होना चाहिए जो कि सिद्धांत और तथ्य दोनों पर आधारित होता है। तभी वो छानबीन को लीगल माना जाएगा। तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं ये क्या है, ये इसका एविडेंस है और ये सत्य है, ये प्रमाणिक है। आप अगर किसी चीज को अगर सत्य बता रहे हैं तो उसके लिए उसका एविडेंस भी चाहिए। ठीक है, तो अनुभवजन्य छानबीन जो है एक प्रमाणिकता को दर्शाता है, ये सत्यता को दर्शाता है, ये फैक्ट को दर्शाता है, ये सिद्धांत के तथ्यों को दर्शाता है। और ये क्या है, ये एक तरह से अगर देखिएगा तो ये वैज्ञानिक तथ्य का उपज है, ये वैज्ञानिक सोच को डेवलप करता है। किसी भी छानबीन को अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे अवधारणाएं आते हैं, बहुत सारे परिकल्पना आती है और ये क्या करती है, वैज्ञानिक जो थॉट है उसको उत्पन्न करता है, वैज्ञानिक थॉट को वो संचालित करता है, विस्तृत रूप से वो जागृत करता है। अनुभवजन्य छानबीन वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है, तो इसको अगर हम जाने तो अनुभवजन्य वैज्ञानिक अनुसंधान वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है, एक छानबीन की प्रक्रिया को जागृत करता है, जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षण जो है, ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज को अगर हम करते हैं तो सबसे पहले उस चीज का अनुकरण करना जरूरी होता है, उस चीज को समझना जरूरी होता है, उस चीज के बारीकी को जानना जरूरी होता है, उसके तथ्य को जानना जरूरी होता है, एक एक बिंदु को जानना जरूरी होता है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अगर कोई चीज हमको बताया जा रहा है तो उसको अगर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं। तो अनुभवजन्य अनुसंधान ज्ञान प्राप्त करने हेतु पर्यवेक्षणों पर निर्भर करती है। मूल रूप में किसी भी छानबीन का मुख्य आधार क्या होता है, पर्यवेक्षण होता है। कोई भी छानबीन करते हैं तो उसका मुख्य आधार क्या होता है, पर्यवेक्षण होता है, सुपरविजन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। जिसमें क्या होता है, वस्तु के विषय वस्तु को अच्छी तरह से उपलब्ध कराती है और हम फैक्ट को अच्छी तरह से जान सकते हैं।
अवधारणाएं में कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी अनुसंधान के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अवधारणाएं जो होती है वो वैज्ञानिक अनुभव जन्य अनुसंधान के निर्माण की ही क्या भाग है, जो कि अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर आश्रित होती है। निरपेक्षता, ऑब्जेक्टिविटी, पर्यवेक्षणों के सहयोग से बहुत सारे कार्य को किया जा सकता है और वो कार्य क्या होता है, आसान हो जाता है लोगों के लिए। अगर निरपेक्षता के साथ कार्य किया जाए तो किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति किया जा सकता है और इसमें तथ्यों तथा सिद्धांतों की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से करने के लिए व्यक्ति को सुविधा मिल सकती है। इसके जरिए व्यक्ति को हार्ड नहीं लगेगा किसी भी पर्यवेक्षण करने के लिए, किसी भी अनुसंधान को करने के लिए लोगों को सुविधा तभी होगी जब उसमें क्या हो, निरपेक्षता हो, पक्षपाती ना हो। प्रामाणिकता, किसी भी निष्कर्ष को तभी प्रमाणित किया जा सकता है, किसी भी निष्कर्ष को तभी अनुभवज्य कहा जा सकता है जब उसे प्रमाणित किया जाए। अगर हम किसी शोध में कार्य कर रहे हैं, किसी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किसी थीसिस को बना रहे हैं, मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएं, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल का वैल्यू तभी है जब उसको प्रमाणित किया जाता है, जब सुपरविजर जो हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज होते हैं उसमें मोहर सिग्नेचर कर देते हैं, उसको छानबीन करके साइन कर देते हैं, तब उसका क्या हो जाता है, प्रमाणिकता हो जाता है। तो प्रमाणिकता तभी होता है जब किसी ऑथेंटिक व्यक्ति के द्वारा उसे प्रूव किया जाता है, यहां यह सत्य है। पूर्वानुमान भी जरूरी होता है। पूर्वानुमान मतलब क्या है, किसी भी शोध कार्य को करने के लिए पहले से एक प्लानिंग करना पड़ता है, एक ढांचा तैयार करना पड़ता है, एक मन में परिकल्पना तैयार करना पड़ता है, इमेजिनेशन करना पड़ता है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में अगर हम कार्य करते हैं या फिर इस अनुसंधान में अगर हम शोध कार्य करते हैं तो हमारा क्या क्या बिंदु होना चाहिए, उसके क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये कार्य क्षेत्र कहां होना चाहिए और क्या उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इससे लोगों के हित के लिए क्या क्या बिंदु हो सकती है और इसका उद्देश्य क्या है, मूल रूप से उद्देश्य क्या है। लास्ट में सारांश और निष्कर्ष का होना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना क्रिया विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि यहां यथार्थवाद से कैसे भिन्न है, अथवा यथार्थवाद बनाम घटना क्रिया विज्ञान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला है घटना क्रिया विज्ञान, दूसरा है यथार्थवाद बनाम घटना क्रिया। तो चलिए एक एक बिंदु को सभी से जानते हैं। पहला जानेंगे घटना क्रिया विज्ञान। सामान्यतः यह हम कह सकते हैं कि घटना क्रिया विज्ञान ज्ञान का वह भाग है, वह दर्शन है जो घटना के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण पर बल देता है। अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसका जो जांच होता है, उसका जो छानबीन होता है, उसको क्या करता है, घटना क्रिया विज्ञान स्पष्ट करता है। मतलब घटना क्रिया विज्ञान सच्चाई और चेतना को सुसंगठित रूप से रखता है, स्पष्ट रूप से लोगों के सामने में रखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानवीय घटना क्रिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच विभाजन को वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कौन सा फैक्ट है। सांस्कृतिक मानव शास्त्र में इसका जो संबंध है, घटना क्रिया विज्ञान का जो संबंध है, वो बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि घटना क्रिया विज्ञान हमेशा तथ्य को दर्शाता है, हमेशा सही चीज को बतलाता है। यह घटना में घटित बिंदुओं को स्पष्ट करता है, छानबीन के उपरांत जो बिंदु स्पष्ट होते हैं उसको वो बतलाता है। यथार्थवाद या बनाम क्रिया, तो समाज शास्त्र के अनेक संस्थापकों के द्वारा यह माना गया है कि रसायन शास्त्र जीव विज्ञान जो है या जीव शास्त्र जो है की तरह से ही प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों तथा प्रतिक्रियाओं पर आधारित समाज शास्त्र का निर्माण किया जा सकता है। यथार्थवाद मतलब पॉजिटिविज्म, और जो हमारा सोच होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के परस्पर होते हैं। बहुत सारे घटना ऐसे भी होते हैं जिसपे क्या होता है, सिद्धांत आधारित होता है, जो सिद्धांत आधारित होता है, जो तत्वों पर आधारित होता है। यथार्थवाद होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरली हो जाता है, कोई घटना नेचुरली होता है, वो अलग चीज है। जैसे मानव का व्यवहार जो होता है वो नेचुरली होता है, वो बाल्यावस्था में कुछ और होता है, किशोरावस्था में कुछ और होता है और वयस्क में कुछ और हो जाता है, ये यथार्थवाद है, ये नेचुरली होता है, प्राकृतिक घटना है ये। जबकि घटना क्रिया जो है
वो क्या होता है, किसी घटना का वो निष्कर्ष होता है जो हम दैनिक लाइफ में करते हैं, किसी शोध को करते हैं, किसी अनुसंधान को करते हैं, किसी परिकल्पना से संबंधित कार्य को करते हैं, तो उसका उस बिंदुओं को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी तथा घटना क्रिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मध्य से लगभग लगभग परस्पर है और वो स्पष्ट किया जा सकता है, कभी कभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। और जो सिद्धांत पर आधारित होता है, घटना क्रिया विज्ञान को दर्शाता है, साथ ही यह प्राय मात्रा की बात को भी स्पष्ट करता है जो कि सिद्धांत और तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में परिघटना वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का उल्लेख कीजिए। यहां दृष्टिकोणों होगा, ठीक है, अथवा सामाजिक अनुसंधान में परिघटना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया है। चलिए इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला जानेंगे व्याख्यात्मक घटना क्रिया, व्यक्ति के परे घटना विज्ञान क्रिया और सामाजिक घटना विज्ञान। ठीक है, इसे सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। पहला है व्याख्यात्मक घटना क्रिया। मानव जाति के क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत सारे कार्यों को किया जाता है, जो कि बहुत सारे कार्य, उसमें से कुछ कार्य जो होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं, जिसका एक इंपैक्ट होता है, जिसका एक इफेक्ट होता है, मानव जाति के लिए वो प्रभावित करता है। कोई घटना ऐसा होता है। व्याख्यात्मक घटना क्रिया के अंतर्गत बहुत सारे कार्य आते हैं, मतलब किसी भी घटना को या किसी भी क्रिया को करने के लिए हम कौन कौन से संसाधन का यूज करते हैं, कौन कौन से माध्यम का यूज करते हैं, ये मायने रखता है। जैसे व्याख्या में एक विषय पर बातचीत किया जाता है। बातचीत बहुत तरीके से हो सकता है, उसे ड्रामा के माध्यम से भी हम समझा सकते हैं, नाटक के माध्यम से भी समझा सकते हैं, कथा के माध्यम से भी समझा सकते हैं, रिपोर्ट के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, या मौखिक इतिहास के माध्यम से भी हम किसी घटना को समझा सकते हैं। ये सभी घटना जो है व्याख्यात्मक घटना के अंतर्गत आता है। व्यक्ति के परे घटना विज्ञान, तो इसमें लोग जो है वो अपने अनुभव को बतलाते हैं। किसी भी अनुसंधान में जो परिघटना घटी है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है, मतलब अपने अनुभव को कहना ही क्या है, वो व्यक्ति के परे घटना क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। व्यक्ति से परे जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव में शरीर से परे अनुभव, दृश्य अवस्थाएं, मृत्यु के निकट पहुंचने वाले अनुभव, चिंतन, समाधि, अद्वितीय तथा जादू भरे अनुभव में शामिल है। व्यक्ति के परे घटना मतलब व्यक्ति का एक जो जीवन चक्र होता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जो जीवन चक्र होता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जो एक व्यक्ति का अनुभव होता है, उस अनुभव को अगर उल्लेखित किया जाए, उस अनुभव को अगर लिखित रूप से स्पष्ट किया जाए, तो वो क्या हो गया, वो एक क्रिया विज्ञान हो गया, वो जीवन क्रिया विज्ञान हो गया। मतलब व्यक्ति के द्वारा घटना क्रिया विज्ञान हुआ। व्यक्ति अपना अनुभव को बतलाता है, अपने जीवन चक्र में जो उसके साथ एक्टिविटी हुआ है, उस अनुभव को वो लिखित रूप से बतलाता है। सामाजिक घटना विज्ञान, सामाजिक घटना विज्ञान का मानवीय विज्ञान विचारधारा पर अनुभव के बारे में सामाजिक क्षेत्रों पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। मतलब सामाजिक घटना क्या है, एक समाज के उत्थान के लिए बहुत ही मायने रखता है। कोई भी घटना कभी कभी क्या होता है, एक समाज के उत्थान के लिए भी मायने रखता है और उसके पतन के लिए भी मायने रखता है। अगर समाज में कोई हितकर कार्य होता है, सपोज अगर कोई सामाजिक तौर पे किसी कार्य को किया जा सकता है जिसका प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ता है, लोगों के जीवन को बदलाव ला सकता है लोगों के जीवन में, तो वो कार्य उस लोगों का क्या होता है, समाज के लिए हितकर होता है। लेकिन कोई ऐसा घटना जब होता है कि जो समाज के लिए हानिकारक होता है, जैसे अगर किसी समाज में कोई अच्छे कार्य किए जाते हैं, कोई कल कारखाने होते हैं, तो वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, वहां के लोगों के, वहां रहने वाले सामाजिक जो निर्धन लोग हैं, वो रोजगार के मुख्य धारा से जुड़ते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, या फिर कोई भूस्खलन जैसी समस्याओं का सामना किसी समाज को करना पड़ता है, तो वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो प्रभावित होता है। तो सामाजिक घटना का जो है लोगों के जीवन पर भी क्या होता है, असर पड़ता है। सामाजिक घटना विज्ञान का एक मुख्य भूमिका सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोग सामाजिक उत्थान और पतन के लिए मायने रखता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में परिघटना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है, महत्वपूर्ण
भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न दृष्टिकोण कौन से हैं, अथवा विवेचनात्मक मानव जाति वर्णन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे एक एक सभी बिंदु के द्वारा स्पष्ट करेंगे। चलिए सभी बिंदु को जानते हैं। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान, अमूल ऐतिहासिकवाद और विवेचनात्मक मानव जाति वर्णन क्या है, सभी को एक एक करके जानते हैं। पहला जानेंगे विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान। तो किसी भी विवेचनात्मक मतलब क्या होता है पहले समझ लिए। विवेचनात्मक मतलब होता है सैद्धांतिक, जिसका एक तर्क हो, सिद्धांत पर आधारित हो, वही विवेचनात्मक होता है। ठीक है, विवेचनात्मक मतलब सैद्धांतिक। तो किसी भी विवेचनात्मक विषय के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता विस्तृत अनुभव जन्य विश्लेषण के लिए जानबूझकर ऐसे विषय का चयन करता है जो किसी मिथक या विरोधाभास का विश्लेषण करता है। विवेचनात्मक अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तो अनुसंधान करता है जो कि शोध करता है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम शोध करना चाहें तो हम शोधकर्ता हो गए, जिस विषय वस्तु पे शोध कर रहे हैं वो हमारा प्रोजेक्ट हो गया, रिपोर्ट हो गया। तो हम जो है शोधकर्ता, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानबूझकर ऐसे विषय का चयन करते हैं जो कि विरोधाभास होता है, जिसमें फैक्ट तो होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, उसका एक निष्कर्ष भी निकलता है। इसे विवेचनात्मक तरीके से उस शोध कार्य को किया जा सकता है, मतलब सैद्धांतिक तरीके से उसका एक फैक्ट होता है और उसका क्या इंपैक्ट निकलता है, इसका भी विवेचन किया जाता है, उसे लिखित रूप से दिया जाता है। अमूल ऐतिहासिकवाद, अमूल ऐतिहासिकवाद की मान्यता जो है पहले से है, पूर्व से मान्यता चली आ रही है। इतिहासों का निर्माण तथ्यों का रिकॉर्ड करने की बजाय उसका व्याख्यात्मक प्रक्रिया है। जैसे हम देख सकते हैं, ऐतिहासिकवाद मतलब इतिहास को दोहराना, इतिहास से संबंधित तथ्यों को बतलाना। तो अमूल ऐतिहासिकवाद का मतलब है कि अगर हम किसी इतिहास को जानते हैं तो उसका क्या वर्णन, व्याख्यात्मक वर्णन है। हम एसएसटी के माध्यम से अपने इतिहास को जानते हैं, हम इतिहास के माध्यम से इतिहास बुक पढ़ते हैं। जैसे हम लोग अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इतिहास किताब पढ़ते हैं, समाज किताब पढ़ते हैं, इतिहास भूगोल नागरिक पढ़ते हैं और अपने पास्ट को जानते हैं। तो अपने पास्ट को कैसे जानते हैं, वो व्याख्यात्मक रूप में लिखित रूप से रहता है किताब के अंदर, उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम उसको नॉलेज लेते हैं। तो वो क्या होता है, व्याख्यात्मक रूप में रहता है। तो अपने पास्ट को जानने के लिए क्या होता है, इतिहास का जो निर्माण होता है वो रिकॉर्ड के तरह से नहीं होता, बल्कि वो व्याख्यात्मक रूप से होता है, जो कि कागज कलम में होता है, किताबों में होता है। विवेचनात्मक मानव जाति वर्णन क्या है, तो विवेचनात्मक मानव जाति वर्णन को विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में व्यापक रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मानव जाति के वर्णन के प्रयोग तथा गहन अध्ययन पर बहुत सारे लाभप्रद बिंदुओं को जला जाता है कि आखिरकार मानव जाति का उत्थान कैसे हुआ, उसकी जो कार्य प्रणाली कैसी है और वो उसका जो जनरेशन चेंज हुआ, उसमें जो इंप्रूवमेंट आया वो किस आधार पे आया। मतलब मानव जाति की व्यापक सामाजिक संरचना को हम लोग बिंदुवार समझते हैं। विवेचनात्मक मानव जाति वर्णन में मानव से संबंधित बिंदुओं को समझते हैं। विवेचनात्मक मानव जाति वर्णन व्यापक सामाजिक संरचना तथा शक्ति संबंधों की पद्धति के विस्तृत विश्लेषण को बतलाता है। यह मानव के औपचारिक और परंपरागत मानव पद्धति को भी बतलाता है, मानव से संबंधित बिंदुओं को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। विवरणात्मक, जिसको हम वर्णनात्मक रूप से जानते हैं, अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा विवरणात्मक अनुसंधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा सहसंबंध अध्ययनों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण पर उपयुक्त उदाहरण देते हुए संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया है। अथवा विवरणात्मक अनुसंधान में शामिल प्रमुख चरणों पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम निम्न बिंदु से स्पष्ट करेंगे, सही बिंदु को एक एक करके जानते हैं। विवरणात्मक अनुसंधान के प्रकार, सर्वेक्षण अध्ययन, इसके अंदर भी बहुत सारे बिंदु है, जैसे विषय का चयन करना, आंकड़े एकत्रित करने के साधन, आंकड़ों का विश्लेषण, दस्तावेज का विश्लेषण, अनुसंधान में शामिल प्रमुख चरण। तो चलिए सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। विवरणात्मक अनुसंधान है क्या। विवरणात्मक, जिसको हम वर्णनात्मक अनुसंधान भी कह सकते हैं। तो वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य किसी अध्ययन विषय के बारे में तथ्य एकत्रित करके उन्हें एक विवरण के रूप में प्रस्तुत करना होता है। सामाजिक जीवन के अध्ययन में
और सामाजिक जीवन के अध्ययन से संबंधित अनेक विषय इस तरह के भी हो सकते हैं जिसका अस्तित्व में इसका कोई गहन अध्ययन प्राप्त नहीं है। वर्णनात्मक का जो संबंध है हमारे इतिहास से, हमारे पूर्वजों से है, हमारे बीते हुए कल से है, तो इसका लिखित साक्ष्य भी मिलता है, वर्णनात्मक साक्ष्य मिलता है अनुसंधान जब करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे घटना प्राचीन काल में हो चुके हैं जिसका साक्ष्य नहीं है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध हमारे अस्तित्व के साक्ष्य से, अस्तित्व के सिद्धांत से, अस्तित्व को जो विस्तृत रूप से प्रदर्शित किया है उससे है। वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है? तो सर्वेक्षण जो होता है वो सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख भाग होता है और किसी भी सर्वेक्षण को विस्तृत रूप से बतलाने के लिए समस्याओं का समाधान किया जाता है, जैसे सरकारी, गैर सरकारी, औद्योगिक और राजनीतिक सर्वेक्षण होते रहते हैं, जिसमें वर्तमान घटना के विस्तृत विवरण एकत्रित किए जाते हैं और जिसका उद्देश्य होता है कि वर्तमान स्थिति या व्यवहारों को उचित सिद्ध करने तथा जिसमें सुधार लाने के लिए क्या होता है, विवेकपूर्ण योजना बनाया जाता है। और ये जो विवेकपूर्ण योजना है वो विभिन्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे अध्ययन को भी शामिल किया जाता है जिसमें सर्वेक्षण अध्ययन मुख्य रूप से शामिल होते हैं। और सर्वेक्षण अध्ययन के अंतर्गत विवरणात्मक अनुसंधान को दर्शाने के लिए बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया जाता है, जैसे कि विषय का चयन करना। विषय का चयन करना किसी भी शोध कार्य के लिए, किसी भी अनुसंधान के लिए एक विषय का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है कि आप किस क्षेत्र में शोध कार्य करना चाहते हैं। इसमें समूह निर्धारित किए जाते हैं, इसकी अवस्था को बतलाया जाता है और आंकड़े एकत्रित किया जाता है। उससे संबंधित विषय वस्तु का जो आंकड़ा होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, उससे अवगत हुआ जाता है और अवगत होने के बाद उस आंकड़े को रिकॉर्ड के तौर पे लिया जाता है, एकत्रित किया जाता है आगे के कार्य के लिए। आंकड़े को एकत्रित करने के साधन तो बहुत सारे साधन है आंकड़ों को एकत्रित करने के। बहुत सारे पुस्तक हैं, हमारे नॉवेल्स हैं, उपन्यास है, बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से हम आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं और अपने अनुसंधान को सुदृढ़ तरीके से चला सकते हैं, अपने अनुसंधान के अध्ययन को अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसके कौन कौन से चरण है, प्रमुख चरण को भी हम जान सकते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण, तो दस्तावेजों और अभिलेखों से हम प्रशासनिक आंकड़ों का खुलासा कर सकते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण तभी हो सकता है जब उसके लिए एविडेंस हो। तो एविडेंस क्या होता है? वो दस्तावेज होता है। बहुत सारे पुराने बुक है, बहुत सारे नॉवेल है जिसके आधार पे बहुत सारे रिकॉर्ड है, बहुत सारे तालिकाएं हैं, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, दस्तावेज को जान सकते हैं। आंकड़ों को क्या कर सकते हैं? आंकड़ों को सही तरीके से सुसंगठित रखने के लिए आंकड़ों की तालिकाएं बना सकते हैं, कंप्यूटर द्वारा संसाधित कर सकते हैं, उसे सुरक्षित कर सकते हैं, उसके स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं और उसे रिकॉर्ड के तौर पर हम अच्छी तरह से भी रख सकते हैं। दस्तावेज का विश्लेषण के लिए प्रशासनिक अभिलेखों, समितियों की रिपोर्टों और बैठकों, बजट और वित्त अभिलेखों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आप देखे होंगे किसी भी कार्यालय में दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है, वो बहुत सारे उपायों को अपनाया जाता है। वहां पे दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे अलमीरा है, दूसरे दूसरे संसाधन है जिसके सहायता से उसे सुरक्षित रखा जाता है। रिकॉर्ड के तौर पे उसे कंप्यूटर में रखा जाता है, डेस्कटॉप में रखा जाता है, पहले हैंड रिटन में था, पहले फाइल में रखा जाता था। तो दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है और उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। उसको अगर किसी को कभी जरूरत पड़े तो वो क्या है, उस फाइल को मंगवाकर उसको देख सकता है। अनुसंधान में शामिल प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? अनुसंधान में शामिल प्रमुख चरण बहुत सारे हैं। समस्या वाली स्थिति को देखा जाता है, अनुसंधान में समस्या क्या है इसको पहले देखा जाता है। परिकल्पनाओं की तालिका बनाई जाती है और अवधारणाओं को प्रकट किया जाता है। यह भी हो सकता है कि आंकड़े एकत्रित करने की तकनीक क्या हो सकते हैं, उसका चुनाव कैसे करेंगे, कहां पे शोध क्षेत्र करना चाहिए, हमें कहां पे शोध करना चाहिए, किस विषय में शोध करना चाहिए, यह क्या है, अनुसंधान में शामिल प्रमुख चरण है। अपने आंकड़ों को स्पष्ट करना, उचित तरीके से वर्णन करना और उसे विश्लेषित करके व्याख्या करना शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण चरण होता है। यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है शोधकर्ता की, ताकि वह साक्ष्य को इकट्ठा करके अपने अनुसंधान को सही साबित कर सके, अपने अनुसंधान
की प्रामाणिकता दे सके। उसके लिए उसे बहुत सारे आंकड़े एकत्रित करना पड़ता है, बहुत सारे रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, जिसमें विवरणात्मक अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति को न केवल प्राप्त आंकड़ों की श्रेणी की पहचान करनी पड़ती है, बल्कि उसे उस आंकड़ों से अवगत होना पड़ता है, उस आंकड़ों को जानना पड़ता है, उस जनसंख्या को जानना पड़ता है, प्रति इकाई मत को जानना पड़ता है, उससे संबंधित घटनाओं को जानना पड़ता है और उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, सभी संपूर्ण बिंदु को एक एक करके जानना पड़ता है, जो कि अनुसंधान में शामिल प्रमुख चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा प्रायोगिक अनुसंधान क्या है, इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। अथवा अनुसंधान में सम्मिलित चरणों का उल्लेख कीजिए। इसे हम निम्न द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला, प्रायोगिक अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं, तो जानते हैं प्रायोगिक अनुसंधान है क्या। प्रायोगिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता व्यवहार के मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है कि किसी भी अनुसंधान में उस अनुसंधान का अस्तित्व क्या है, उसके लिए कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, सभी को प्रदर्शित करता है। इसमें बहुत सारे अनुसंधान है जिसमें नियंत्रण, प्रभावित करना, अवलोकन सभी को शामिल किया जाता है। इसमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। किसी भी अनुसंधान की शुरुआत के लिए उस अनुसंधान में नियंत्रण होना और वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसका भी होना जरूरी होता है। इस अनुसंधान के प्रयोग से या अनुसंधान के उपलब्धि से इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे भी जानना बहुत जरूरी होता है। अनुसंधानकर्ता क्या करता है, जानबूझकर बहुत सारी प्रक्रिया करती है जिसका वर्णनात्मक अनुसंधान से संबंध होता है, और वो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, स्थितियों का अवलोकन करता है। अवलोकन की दृष्टिकोण से मात्रात्मक और संख्यात्मक प्रकृति को भी दर्शाया जाता है। हम अगर किसी भी अनुसंधान को करते हैं तो किसी क्षेत्र में अगर करते हैं तो वहां की जनसंख्या क्या है, वहां का रख रखाव क्या है, वहां पे कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, सभी का एक आकलन करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। उसका लिस्ट जो होता है वो मात्रात्मक भी हो सकता है या संख्यात्मक भी हो सकता है। अब प्रायोगिक अनुसंधान के चरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रायोगिक अनुसंधान में अनेक चरण शामिल है। जैसे कि देखिएगा कि समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, समस्या को पहचानना कि समस्या क्या है। किसी भी अनुसंधान को जब करने जाएंगे तो हमें समस्या आएगा, उसका निदान कैसे करना है, किस समस्या को परिभाषित कैसे करना है, ये सभी जो है वो प्रायोगिक अनुसंधान का क्या है, चरण है। परिकल्पनाओं की रचना करना प्रायोगिक अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण चरण है। परिकल्पना से व्यक्ति क्या करता है, सुझाव देते हैं कि कोई भी अनुसंधान की पूर्व स्थिति क्या है और इसकी बाद की स्थिति क्या होगी। मतलब कोई भी अनुसंधान करते हैं, कोई भी छानबीन करते हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं तो उसका पहले की स्थिति को जानना जरूरी होता है। पहले की स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन कौन से उपाय को हम लोगों को करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या सम्मिलित करना पड़ेगा, कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता है, और उस संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद उस अनुसंधान में क्या परिवर्तन आएंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, और इस पर इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है हमारे सामाजिक तौर पे क्या होगा, इसका होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन अनुसंधान की संकल्पना का वर्णन कीजिए, अथवा मूल्यांकन अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में बताइए। अथवा मूल्यांकन अनुसंधान और बुनियादी अनुसंधान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा मूल्यांकन अनुसंधान की विभिन्न उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल्यांकन अनुसंधान है क्या, बुनियादी अनुसंधान में क्या अंतर है। तो चलिए एक एक करके सभी बिंदु को जानते हैं। पहला है मूल्यांकन अनुसंधान। मूल्यांकन अनुसंधान व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान है, जो समाज में व्यवहार किया जाता है इस अनुसंधान को। तो मूल्यांकन अनुसंधान क्या है, तो मूल्यांकन अनुसंधान व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान है जो कि हमारे समाज में पारंपरिक सामाजिक अनुसंधान से संबंध रखता है। मतलब पारंपरिक सामाजिक अनुसंधान का संबंध मूल्यांकन अनुसंधान से है। इसके अंतर्गत हमारे ज्ञान में वृद्धि करने, परिकल्पनाओं का प्रशिक्षण करने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने, सिद्धांतों का निर्माण करने और भविष्य में व्यवहार का उपयोग करने से संबंध सभी बिंदुओं का आकलन किया जाता है।
साथ ही साथ सामाजिक अनुसंधान जो है वो सामान्यता और बुनियादी अनुसंधान से संबंध रखता है। मतलब लोगों को किस चीज की आवश्यकता है और उस चीज की उपलब्धता कैसे कराया जाए, इसकी छानबीन करना ही मूल्यांकन अनुसंधान है। लेकिन बुनियादी अनुसंधान क्या है? बुनियादी अनुसंधान लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर उसके आकलन को दर्शाता है। लोगों को किस चीज की जरूरत है उसकी परिकल्पना करना ही बुनियादी अनुसंधान है। व्यवहारिक उद्देश्य से किसी भी चीज का उपयोग करना बुनियादी अनुसंधान के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की विशेष शाखा है जिसकी संरचना सामाजिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं जैसे पौर अनौपचारिक शिक्षा, कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य देखभाल आदि को शामिल किया गया। मतलब समझिए मूल्यांकन अनुसंधान क्या है? मूल्यांकन अनुसंधान है कि आपके व्यवहार का छानबीन करना, आपके व्यवहार का आकलन करना, आपके व्यवहार का मूल्यांकन करना। जबकि बुनियादी अनुसंधान जो है कि आपको किस किस चीज की आवश्यकता है, मतलब आदमी को जीने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है। तो आदमी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है। अगर वो चीज नहीं है, उसके ऑप्शंस में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, इसका अनुसंधान करना, इसका छानबीन करना। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे शिक्षा है, कल्याणकारी योजना है, स्वास्थ्य है कि नहीं, मेडिकल चाहिए आदमी को जीने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल चाहिए, कार्य प्रशिक्षण चाहिए, बहुत सारी योजनाओं से जोड़ने के लिए उसको प्रशिक्षण करना जरूरी है। तो ये सब जो है ये सब बुनियादी अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। बुनियादी अनुसंधान की अपेक्षा अगर देखा जाए तो मूल्यांकन अनुसंधान में बहुत कम समय लगता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान करना भी क्या है, ये बुनियादी अनुसंधान के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करके क्या करती है, सामाजिक कल्याण का कार्य करती है। सामाजिक कल्याणकारी कार्यों के प्रभाव का भी क्या होता है, प्रभाव का जो इंपैक्ट होता है, सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जो प्रभाव होता है वो समाज में हम लोगों को देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज के सुसंगठित विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मूल्यांकन अनुसंधान और बुनियादी अनुसंधान की भूमिका अहम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? कार्य अनुसंधान तथा व्यवहारिक अनुसंधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, कार्य अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? अनुसंधान तथा व्यवहारिक अनुसंधान में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यवहारिक अनुसंधान के साथ कार्य अनुसंधान की तुलना कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। अथवा कार्य अनुसंधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। अथवा कार्य अनुसंधान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कार्य अनुसंधान में शामिल अवस्थाओं की सूची बनाइए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सही बिंदु को एक एक करके जानते हैं। पहला बिंदु है कार्य अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, अनुसंधान पद्धति, उद्देश्य, परिकल्पना, अनुसंधान स्वरूप, नमूना, आंकड़ों का विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रियाएं, प्रबंध और प्रशासन। सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। पहला जानेंगे कार्य अनुभव है क्या। कार्य अनुसंधान को परिभाषित करना बहुत ही आसान है। वास्तव में कार्य अनुसंधान को अगर देखा जाए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो छानबीन किया जाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो विस्तृत जानकारी ली जाती है, किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य से संबंधित पूर्व ज्ञान लिया जाता है, वही कार्य अनुसंधान है। वास्तव में इसका अभिप्राय जो है वो दो शब्दों में निहित है, समस्याओं का समाधान करने के साधन के रूप में कार्य अनुसंधान, और समस्या से संबंधित बिंदुओं को कैसे उजागर किया जाए, इससे संबंधित होता है। किसी भी अनुसंधान को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य अनुसंधान का होना बहुत आवश्यक होता है। कार्य अनुसंधान के जरिए किसी भी विशेष क्षेत्र के अनुसंधान को किसी क्षेत्र विशेष के अनुसंधान के सही बिंदुओं को जान सकते हैं, वहां के व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने हेतु विशेष उपायों को जान सकते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान में निहित सभी बिंदुओं को देखा जाता है।
जबकि कार्य अनुसंधान में नहीं देखा जाता है। अगर हम कार्य अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान को स्पष्ट करें, उसमें अंतर स्पष्ट करें, तो यह हो सकता है उसे हम उद्देश्य के रूप में, परिकल्पना के रूप में, अनुसंधान स्वरूप और अभिक्रिया के रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं। उद्देश्य के रूप में अगर कार्य अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान को हम स्पष्ट करें तो सादगीकरण के माध्यम से नया ज्ञान उत्पन्न किया जाता है। व्यवहारिक अनुसंधान में हम किसी व्यक्ति से व्यवहार करके, हम किसी व्यक्ति से मिलकर, किसी व्यक्ति से बातचीत करके हम नया ज्ञान को ला सकते हैं, जबकि किसी कार्य को कर कर हम क्या कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस कार्य में उत्पन्न हुए समस्या का निदान को समझ सकते हैं। कार्य अनुभव में क्या हो सकता है, परिकल्पना हो सकती है, अनुसंधान से सैद्धांतिक ज्ञान का पता चल सकता है। व्यवहारिक अनुसंधान से हम सैद्धांतिक ज्ञान कहा कि मेरे दादा परदादा पूर्वज इस तरह से करते आए हैं तो इस तरह ही करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जबकि कार्य अनुभव से हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, ये कार्य तो सही था, इस तरह तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं। उसमें नमूना का भी महत्वपूर्ण होता है, मॉडल का भी होता है कि अगर किसी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, एक नमूना तैयार करते हैं कि ऐसा ऐसा कार्य होना चाहिए। उसमें क्या है, क्या क्या चीज का संसाधन का जरूरत पड़ेगा, वो आकलन करते हैं, आंकड़ों को हम लिखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, सुलभ बनाने के लिए। अनुसंधान पद्धति की बात अगर करें तो अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत बहुत सारे परिकल्पनाएं को रखा गया है। इसके अंतर्गत विशेषकर किसी भी अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, उसकी परिकल्पना क्या है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। उसमें नमूनाकरण भी होता है, अनुसंधान के स्वरूप तैयार किए जाते हैं, एक रूपरेखा तैयार की जाती है, नमूनाकरण से समझाया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और मूल्यांकन प्रक्रियाएं की जाती है, प्रबंध और प्रशासन भी किया जाता है। प्रबंध और प्रशासन में अगर देखा जाए, मूल्यांकन प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो कार्यक्रमों और सेवाओं का मूल्यांकन, मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों और उपकरणों से किया जाता है, जैसे कार्मिक विकास हो गया, प्रबंधन और प्रशासन हो गया। किसी भी अनुसंधान को करने के लिए एक नियंत्रण का होना जरूरी होता है, एक प्रशासन का होना जरूरी होता है, एक टारगेट का होना जरूरी होता है, एक लक्ष्य का होना जरूरी होता है। और लक्ष्य के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस अनुसंधान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। उसको पूरा करने के लिए कौन कौन सी संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, इस सभी का आकलन किया जाता है, जो कि एक अनुसंधान में शामिल होता है। ये अनुसंधान की क्या अवस्थाएं हैं, ये स्टेप्स है कि किसी भी अनुसंधान को पूरा करने के लिए आपको दिस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, इन सभी स्टेप्स को आपको अनुकरण करना पड़ेगा। ये सभी क्या है, अवस्थाएं हैं। मतलब अनुसंधान को पूरा करने के लिए या किसी क्षेत्र में अनुसंधान को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे अवस्थाएं हैं, जिसको हम पूरा करके किसी भी अनुसंधान को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति विज्ञानी पूछताछ, जिसको हम जांच के नाम से भी जानते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? प्रकृति विज्ञानी विधि की कार्यविधि विशिष्टता की व्याख्या कीजिए अथवा बहुवास्तविकताएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया। अथवा संपूर्ण उपागम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। अथवा प्राकृतिक वैज्ञानिक जांच विधि को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया। चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक करके जानते हैं और सभी बिंदु को इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सभी बिंदु से स्पष्ट करते हैं। पहला बिंदु है प्रकृति विज्ञानी पूछताछ, जिसको हम जांच जानते हैं, सुपरविजन जो होता है ना। बहुवास्तविकता क्या है और संपूर्ण अभिगम उपागम क्या है, सभी को जानते हैं। तो प्रकृति विज्ञानी पूछताछ का संबंध क्या है, जांच प्रक्रिया से। वैज्ञानिक पूछताछ की प्रक्रिया पूर्व कल्पना के कथन से आरंभ होती है। जो पहले की कल्पना की गई है, जो पहले जो घटना घटित हो चुकी है, उससे आरंभ होती है। तो क्या होता है, तो वैज्ञानिक पूछताछ की प्रक्रिया पूर्व कल्पना के कथन से आरंभ होती है, जिस पर पहले से विचार किया जाता है और जो कि सैद्धांतिक होता है, जिसका क्या होता है, एक ऑथेंटिक प्रमाण होता है, जो परिकल्पनाओं पर आधारित होती है। और कोई भी जांच को शुरू करने से इन सभी बिंदुओं का सिद्धांत का होना जरूरी होता है। बहुवास्तविकताएं, प्रथम प्रकृतिवादियों का मानना है कि सामाजिक स्थितियों में बहुवास्तविकताएं उपस्थित होना जरूरी होता है। इससे किसी भी अनुसंधान की ठोस अवस्था की मौजूदगी का पता चलता है। जो लोग विभिन्न उपागमों को समझते हैं, कोई रचनाएं करते हैं, कोई टारगेट बनाते हैं, तो उसके लिए उसके वास्तविकता से परिचित होना
जरूरी होता है। अनुसंधान के वास्तविकता से मूल रूप से परिचित होना जरूरी होता है। आप जिस अनुसंधान को कर रहे हैं उसके मूल बिंदु को जानना जरूरी होता है, उसके मूल रूप को जानना जरूरी होता है, उससे संबंधित सभी बिंदुओं को जानना जरूरी होता है। संपूर्ण अभिगम उपागम, इसके अंतर्गत कार्यविधिक दृष्टिकोण को देखा जाता है, जिसमें सत्यता की जांच होती है, जिसमें गहरी समझ का विकास होता है। इसमें अध्ययन के अंतर्गत समस्या के निपटान का भी संपूर्ण जानकारी दी हुई होती है। इसमें समस्या से संबंधित विस्तृत जानकारी होती है। परिस्थिति को समझाया जाता है। परिस्थिति को समझाने के लिए चित्र का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब उसे चित्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखिए तो ग्रामीण विकास में पंचायती राज के महत्व का अध्ययन आंशिक ढंग से नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग किया जा कर सकते हैं। इसको समझने के लिए चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, मल्टीमीडिया के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मतलब बहु वास्तविकता का होना जरूरी होता है। संपूर्ण अभिगम उपागम, कोई भी वास्तविक अवस्थाओं को जानने के लिए उस अवस्था को खंडित रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई बड़े क्षेत्र में हमको क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है, कोई बड़े क्षेत्र की वास्तविकता को जानना है, किसी जांच को जानना है, कोई पूछताछ में हमें भाग लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कार्यनीति को छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त कर देंगे और उस कार्यनीति को छोटे छोटे कार्यों में विभक्त करने के बाद हमारा जो जांच की प्रक्रिया वो आसान हो जाएगा। सपोज हमको कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे लोकेशन को याद रखते हैं। सेम उसी तरह किसी भी अवस्था को जानने के लिए हमें उसके इनिशियल पॉइंट को जानना जरूरी होता है, वास्तविकता को जानना जरूरी होता है। इसके लिए उसे छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है और उस खंडों को विभक्त करने के बाद उसका अध्ययन करके उसकी वास्तविक परिस्थितियों को जाना जा सकता है, जो कि संपूर्ण अभिगम उपागम का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाओं के मामले के अध्ययन की विधि का वर्णन कीजिए अथवा केस अध्ययन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया, अथवा मामला जिसको हम केस के नाम से जानते हैं, अध्ययन पद्धति की विशेषताएं क्या है, यह भी क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। तो इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला बिंदु है केस अध्ययन, जिसको हम मामला के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं मामला बोला जाता है, कहीं कहीं केस अध्ययन। यूजुअली हम लोग केस अध्ययन सुनते हैं, जिसे केस स्टडी करते हैं, है ना। तो मामलों का चयन, मामलों का विश्लेषण, आंकड़ों की प्रामाणिकता, गोपनीय रिकॉर्डिंग, पूछताछ के विस्तृत प्रश्नों की पहचान और मामलों का मूल्यांकन, जो कि निष्कर्ष के रूप में होता है। चलिए सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे सामाजिक संस्थानों के मामले में अध्ययन क्या होती है, मतलब केस अध्ययन क्या है। तो सामाजिक संस्थानों के मामले के अध्ययनों में विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों जैसे परिवार, संगठन, संस्थान, कक्षा एवं अन्य विकास कार्यक्रम का अध्ययन शामिल हो सकता है। मतलब केस स्टडी में ऐसा नहीं है कि कोई खास विशेष चीज का ही हमको केस स्टडी करना है, ये हम लोगों का भी केस स्टडी कर सकते हैं, लोगों के बारे में भी जान सकते हैं, परिवार का भी केस स्टडी कर सकते हैं, मतलब केस का अध्ययन कर सकते हैं। केस मतलब क्या, मामला का अध्ययन करना, मतलब उसके छोटे छोटे बिंदुओं को जानना। मामला मतलब यहां पर हो रहा है कि उसके छोटे छोटे बिंदुओं को जानना, उसके इन्स एंड आउट को जानना, उससे संबंधित एक्सपीरियंस को जानना, तजुर्बा को जानना, विभिन्न पहलुओं को जानना, यही है केस स्टडी। किसी खास विषय के या किसी खास विषय या वस्तु के संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना ही क्या है, केस स्टडी है। कोई भी चीज का, कोई भी हमको अगर कोई व्यक्ति विशेष दे दिया, कोई वस्तु विशेष दे दे, उसका संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना ही क्या है, केस स्टडी है या केस अध्ययन है या केस मामला है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, किसी जो जानकारी है वो परिवार का भी हो सकता है, संगठन का भी हो सकता है, संस्थान का भी हो सकता है, हम किसी का भी जानकारी ले सकते हैं, समुदाय का भी हो सकता है, एक गांव या एक कबीले का भी हो सकता है। तो समुदाय, एक गांव, एक कबीले, झुग्गी सांस्कृतिक अध्ययन के मामले में आते हैं, इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मामलों का चयन करना पड़ता है कि हमको कहां पे केस अध्ययन करना है, किस क्षेत्र में केस अध्ययन करना है, किस जगह का केस अध्ययन करना है, मामलों का चयन करना पड़ता है। दूसरा क्या है, मामलों का विश्लेषण करना पड़ता है कि वहां की हकीकत क्या है, वहां की विशेषताएं क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मामलों का विश्लेषण। आंकड़ों की प्रामाणिकता चाहिए,
आंकड़ों की प्रामाणिकता में हमको यह जानना जरूरी होता है कि जो मामला है, जो केस है, जो अध्ययन हम करेंगे कि रिपोर्ट संबंधित अर्थपूर्ण है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं, वैध जानकारी पर आधारित है कि नहीं। कोई व्यक्ति कुछ बता दिया किसी व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए कोई विशेष क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं और वहां पे हम विश्लेषण करने के लिए गए हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं हमें कुछ बताया, तो ये भी हमको जानना पड़ेगा कि वहां का जो लोकल लोग बता रहे हैं इस क्षेत्र विशेष के बारे में, तो वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, उसका जानकारी लीगल है कि नहीं। विभिन्न गुणात्मक और परिणात्मक तकनीक से हमको क्या करना पड़ेगा, रूबरू होना जरूरी होता है। अगर हमको जरूरत पड़े तो उस मामला को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी केस अध्ययन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको भविष्य में यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का भी यूज कर सकते हैं, साक्षात्कार का भी यूज कर सकते हैं, अवलोकन का भी यूज कर सकते हैं, सर्वेक्षण का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लिखित रूप से प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं कि हाँ इससे संबंधित ये बिंदु है, तो उसको हम लिखित रूप से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बहुत सारे तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। गोपनीय रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, हो सके कि उस तथ्य को लोग सामने से नहीं बताना चाहते हैं, तो गोपनीय रूप से हम उसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक आंकड़े की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जो कि हम पब्लिक में नहीं दिखा सकते हैं। बहुत सारे देखिएगा कि बहुत सारे ऑफिस में बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जिसको सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है जिसको हम अगर आरटीआई भी करेंगे तो नहीं मिलता है, तो ये सब गोपनीय दस्तावेज है जो कि गोपनीय रिकॉर्डिंग रख दी जाती है। बहुत सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं या फिर जो उसका इंटरव्यू होता है उसे गोपनीय रखा जाता है, नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में मामला बड़ा हो जाएगा। इसलिए बहुत सारा जो प्रमाण है उसको गोपनीय रखा जाता है, जिसको हम गोपनीय रिकॉर्डिंग भी बताते हैं। पूछताछ के विस्तृत प्रश्न पत्र, पूछताछ के कोई भी अध्ययन को या फिर कोई भी केस अध्ययन को जानने के लिए हम पूछताछ भी कर सकते हैं, उससे विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, उसका प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं, प्रश्नों की पहचान भी कर सकते हैं, उसका हम विवरणात्मक प्रश्न कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर सकते हैं और सबका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। मामले का लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। किसी भी विशेष क्षेत्र का या व्यक्ति का मामला का चयन कर लिए, केस अध्ययन कर लिए, उसका विश्लेषण हो गया, प्रमाणिकता हो गया, उसका रिकॉर्ड हम भविष्य के लिए रख लिए, उसका लिखित साक्ष्य भी रख लिए कि हाँ इस डेट को मामला का पूछताछ हुआ था, या इस केस का स्टडी हुआ था, या इस केस का अध्ययन हुआ था। अब उसका मामला का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि नहीं, इसके अध्ययन के उपरांत क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या परिणाम है, इसमें क्या सुझाव होने चाहिए, इसमें अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और इसका हमारे समाज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और इस मामला का क्या लाभ है, क्या मूल रूप है, इन सभी को हम जान सकते हैं। मतलब मामला जो है, केस अध्ययन एक खोज है, शॉर्टकट में अगर समझे तो। और इस अध्ययन से बहुविधि पूछताछ भी सम्मिलित है, और इससे क्या होता है, किसी भी केस अध्ययन में जरूरी होता है। मतलब किसी भी केस अध्ययन को संपूर्ण तरीके से सुसंगठित बनाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, केस अध्ययन को सुचारू बनाने के लिए मामले का मूल्यांकन अंतिम क्षण होता है। अंत में हम लोग क्या करते हैं, किसी मामला को कंप्लीट करने के लिए मामले का मूल्यांकन करते हैं, निष्कर्ष करते हैं, और उसका निदान क्या होता है, उसका सैद्धांतिक निदान क्या होता है, उसका तार्किक निदान क्या होता है, उसका फैक्ट क्या है, उसका ऑथेंटिकेशन क्या है, उसको जानते हैं। और उसे निपुण करने के लिए हम सब विस्तृत उससे जानकारी लेते हैं, उससे संबंधित जो पहलू है विस्तृत जानकारी लेते हैं, पहलुओं को समझते हैं, और क्या करते हैं, मामलों का मूल्यांकन करते हैं। यह अंतिम चरण होता है। अब मूल्यांकन करने के बाद क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उससे संबंधित जो समस्या का निदान है उसको हम लोग जानते हैं एक एक करके। और इस प्रकार क्या है, किसी भी सामाजिक संस्थानों का मामले का अध्ययन विधिवत किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है। उसको हम बिंदुवार, किसी भी अध्ययन को, किसी भी सामाजिक संस्थानों के या फिर किसी भी चीज के केस अध्ययन को हम बिंदुवार समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, और उसको सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, जो कि एक केस अध्ययन के स्ट्रेंथ को बताता है, केस अध्ययन के अध्ययन पद्धति को बतलाता है, केस अध्ययन के उन्नत अध्ययन पद्धति को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको सभी चैप्टर के वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। थैंक यू।